Hello guys, this is zoologist AK and I am here to talk about RNA extraction method. सिंपली हमारा जो RNA एक्सट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम प्योरीफाइड RNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी सोर्स से। और सोर्स क्या हो सकता है, हमारा ब्लड सैंपल भी हो सकता है जो हम बैक्टीरियल सेल से भी ले सकते हैं, एनिमल सेल से भी, या फिर प्लांट सेल भी हो सकता है हमारा सोर्स। एक्सट्रैक्शन जो है RNA का वो एक सेंसिटिव प्रोसेस है इन कंपेयर्स टू DNA एक्सट्रैक्शन, क्योंकि जो RNA है वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना DNA होता है। एक तो इस वजह से क्योंकि जो RNA होता है उसमें राइबोज शुगर होती है, और राइबोज शुगर में क्या होता है, जो हमारी जो सेकंड कार्बन होता है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और जो ये RNA होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसलिए ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के थ्रू अपनी ही चेन के साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयर करके एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो लाइक हेयर पिन स्ट्रक्चर, राइबोस्पेस विच इज सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर, ये फॉर्म कर लेता है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। तो जो मेथड होता है एक्सट्रैक्शन का, DNA को एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड है वो हम RNA के एक्सट्रैक्शन मेथड पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में वो होता है हम लाइसिस करके जीनोम को निकालना। तो अगर बैक्टीरिया की सेल है या प्लांट की सेल है तो उसमें क्या करेंगे, हम सेल वाल को ब्रेक डाउन करेंगे या और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे। फिर अदर जो कंटामिनेंट होंगे इसमें जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब, और DNA, वो सब हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और अपने RNA को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज दिस RNA एक्सट्रैक्शन मेथड इज परफॉर्म्ड। तो हमारा RNA एक्सट्रैक्शन क्या है, प्योरीफिकेशन करना किसकी, RNA की, बायोलॉजिकल सैंपल से। ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, RNA को डिग्रेड कर देते हैं और टिश्यू को डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से हम DNA जो RNA होता है उसको पूरी तरह से नहीं एक्सट्रैक्ट आउट कर पाते। जो यहाँ पे जब हम RNA एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमारी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, RNA एक्सट्रैक्ट करने की स्पीड पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर RNAs होते हैं। RNAs मीन्स राइबोन्यूक्लियेसेस, जो डिग्रेड करते हैं RNA को, वो रिमूव करने होते हैं और इनएक्टिवेट करने होते हैं एज़ क्विकली और एज़ अर्ली पॉसिबल, क्योंकि अगर हम उसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो हमारा जो RNA क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। वंस जब हमारे RNAs इनएक्टिवेट कर दिए जाते हैं तो इंटीग्रिटी चेंज नहीं हो पाती RNA की, और हम उसको आगे प्योरीफाई कर सकते हैं हमारे RNA को। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, सेल लाइसिस करना, जिसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे सेल वाल का, अगर प्लांट सेल ले रहे हैं, बैक्टीरिया सेल ले रहे हैं, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे। फिर इंटरनल कंपोनेंट एक्सपोज हो जाएंगे, जब सेल मेम्ब्रेन सेल वाल ब्रेक डाउन हो जाएगी, इंटरनल कंपोनेंट में हमारा RNA भी आएगा, और जब हम उस लाइसिस कर देते हैं सेल का तो रिजल्टेंट जो फ्लूइड आता है उसको हम लाइसेट बोलते हैं, क्योंकि वो लाइसिस के बाद आता है। तो जो सेल लाइसिस है वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट बफर्स का यूज़ करके एंड अदर रिएजेंट का यूज़ करके, लाइक ग्वानिडीनियम आइसोथायोसाइनेट का यूज़ करके, या ग्वानिडीनियम क्लोराइड का यूज़ करके, ग्वानिडीनियम क्लोराइड का यूज़ करके, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट SDS का यूज़ करके, या फिर हम क्या यूज़ करेंगे, सार्कोसाइल यूरिया यूज़ करेंगे, या फिर हम फिनोल यूज़ कर सकते हैं, और क्लोरोफॉर्म भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बफर जो हैं हम यहाँ पे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो भी हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, और सेल टाइप पे डिपेंड करके हम लाइसिस करते हैं। बट RNA को प्रेफरली सेल लाइसिस जो किया जाता है वो ट्राइजोल रिएजेंट यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, ट्राइजोल रिएजेंट यूज़ किया जाता है RNA के लिए। इट इज़ रेडी टू यूज़ रिएजेंट विच मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ RNA ड्यूरिंग होमोजेनाइजेशन, क्योंकि हमें सेल होमोजेनाइज्ड करनी होती है जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और लाइसिस आउट करते हैं। हाउ आवर गोल इज़ टू रिमूव ऑल कंटामिनेट फ्रॉम सेल लाइसिस टू ऑब्टेन प्योरीफाइड RNA। जैसे लिपिड है, जो प्रोटीन है वो रिमूव किए जाते हैं क्लोरोफॉर्म को ऐड करके, जो 2 लेयर दे देती है हमें, एक्वस लेयर, एक एक्वस लेयर देती है, एक ऑर्गेनिक लेयर दे देती है। तो जो ये हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ करके करते हैं ताकि हमारा जो लिपिड है और जो प्रोटीन है उनको हम RNA से अलग कर सकें। और जो RNA होता है वो हमारा किस में होता है, ऑर्गेनिक फेज में और ऑर्गेनिक लेयर में होता है।
ठीक है। और डीएनएज हैं वो ऐड किए जाते हैं डीएनए को रिमूव करने के लिए, और प्रोटीनेज के ऐड किया जाता है प्रोटीन्स को डिग्रेड करने के लिए। और जो अदर ऑर्गेनिक जो एक्सट्रैक्शन है वो भी क्लोरोफॉर्म का यूज़ करके और फिनोल का यूज़ करके हम रिमूव करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स को। आरएनएज इनएक्टिवेट किए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप होता है जब हम आरएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि आरएनएज बहुत ज़्यादा होते हैं इन्वायरमेंट में, हमारे फिंगर टिप्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्लोरोफॉर्म और फिनोल का यूज़ करके इसको रिमूव करते हैं, क्लोरोफॉर्म और फिनोल का यूज़ करके। और जो आरएनए है उसको हम सेलुलर कंपोनेंट से सेपरेट कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन के थ्रू। ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन के थ्रू। ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू, जो हमें आरएनए को किस में दे देगा? एक्वस फेज में एज ए ऑर्गेनिक लेयर, और जो सेल डेब्रीज हैं उनको डिफरेंट फेज में दे देगा। और जो कंसंट्रेशन आरएनए की वो कैसे यहाँ पे क्रिएट की जाएगी? आइसोप्रोपेनोल का यूज़ करके, प्रोपेनोल को ऐड करके। सो लेट्स टॉक अबाउट साइनोबैक्टीरिया, कि वहाँ से आरएनए को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके। लाइक हम अगर एंजाइमेटिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हम एंजाइम डाइजेशन करेंगे और प्रोटीनेज के या लाइजोजाइम का यूज़ करेंगे, जहाँ जैसे लाइजोजाइम है बैक्टीरियल सेल वाल को डिग्रेड कर देती है। इसके प्रोज क्या होते हैं? ये हाई लाइसिस एफिशिएंसी होती है प्रोटीनेज के की भी और लाइजोजाइम की भी, जो भी प्रोटीन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल होती है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो जो आउटर लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, उसको ये अच्छे से डिग्रेड कर देती हैं। और इसके जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि प्रोलॉन्ग्ड लाइसिस अगर हम करते हैं तो ये जो कॉलोनी है उसको भी डाइजेस्ट कर लेती है, और इसकी वजह से हमारा आरएनए डिग्रेड हो जाता है। मैकेनिकल मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग करते हैं हम, और उस क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग का मतलब है कि उसको हम फ्रीज़ करके और उसके बाद उसको हम मैकेनिकल मेथड से ग्राइंड कर रहे हैं। इसमें हम मोस्टली लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन से हम उसको फ्रीज़ करते हैं अपनी सेल को और सैंपल को। इसकी हाई एफिशिएंसी होती है जब हमें डिस्टर्ब करना होता है, डिसरप्ट करना होता है प्लांट टिश्यू, क्योंकि प्लांट टिश्यू के लिए हमें मैकेनिकल मेथड चाहिए होता है, क्योंकि वो हार्ड होता है, उसमें सेल वाल प्रेजेंट होती है, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो सेलोज प्रेजेंट होता है, पेक्टिन प्रेजेंट होता है, हमें सेलोज प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हमें फ्रीजिंग कंडीशन में और क्रायोजेनिक कंडीशन में ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे हमारा जो डिसएडवांटेज होती है इस मेथड की होती है लिक्विड नाइट्रोजन को हैंडल करने की, क्योंकि यहाँ पे जो जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो क्रिएट करती है हाई रिस्क, जिसकी वजह से एक्सोन्यूक्लियस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे? कट डाउन कर देंगे हमारे बेस पेयर को। तो मैकेनिकल मेथड जैसे बिड बेटिंग है, ये जिरकोनिया बेड या ग्लास बेड यूज़ करके हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी हाई एफिशिएंसी होती है प्लांट टिश्यू के लिए, और ये एक्स्ट्रा स्टेप लेती है स्टेरिलाइज करने के लिए बीड्स को, क्योंकि बीड्स में भी कंटामिनेशन हो सकती है। इस और कंटामिनेशन में हमारे आरएनएज और जो न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, जो हमारा डिग्रेड कर सकते हैं आरएनए को। इसलिए इसके को यूज़ करते टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी बीड्स को, जिरकोनिया बीड या ग्लास बीड जो यूज़ करें, उसको स्टेरिलाइज करें। मैकेनिकल मेथड अलग है, जैसे टेम्परेचर स्ट्रेसिंग देते हैं हम वाटर बाथ में या हीट ब्लॉक में, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आरएनए जो है वो हीट स्टेबल होता है, और ये इजी है परफॉर्म करना, पर इसके जो कॉन्स है वो हैं, जो आरएनए है वो डिग्रेड हो जाता है, और उसकी जो आरएनए प्रोफाइलिंग है, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो चेंज हो जाता है। सो दीज वाज सम मेथड्स विच वी कैन यूज टू एक्सट्रैक्ट आरएनए फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। Let us understand this mechanism or method of RNA extraction by taking an example of bacterial cell. तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल होता है जब हम बैक्टीरियल सेल से आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं? यहाँ पे होता है कि जो टोटल आरएनए है वो आइसोलेट किया जाता है और सेपरेट किया जाता है डीएनए से और प्रोटीन से। लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, उन सबसे हम सेपरेट करते हैं आरएनए को विद ए सोल्यूशन कॉल्ड ट्राइजोल। ट्राइजोल क्या होता है? हमारा टोटल आरएनए आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है? ट्राइजोल एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें ग्वानिडियम, थायोसाइनेट और फिनोल और क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं, जो ग्वानिडियम थायोसाइनेट उसको GITC बोलते हैं। GITC क्या है? इरिवर्सिबली डीनेचर कर देती है प्रोटीन को और आरएनए को। इरिवर्सिबली का मतलब ये है कि एक बार वो डीनेचर हो गए तो वो दोबारा से रीनेचर नहीं होंगे। और यहाँ पे जो ट्राइजोल है उसको हम रेडी टू
यूज रिएजेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा ग्वानिडियम, थायोसाइनेट, फिनोल, रेड डाई और अदर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं आरएनए के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जो ट्राइजोल है वो डेवलप किया गया था पियोटर और कोमजेंस्की ने। पियोटर कोमजेंस्की ने ये जो सबसे पहले डेवलप किया था ट्राइजोल, एंड साची इन 1987 में पियोटर एंड कोमजेंस्की एंड साची ने 1987 में डेवलप किया था ट्राइजोल को। ये क्या है, हमारी रेड डाई है, इसमें प्रेजेंट होती है, जो यूज़ की जाती है डिटेक्शन के लिए ऑर्गेनिक फेज, और ऑर्गेनिक फेज जो इंटरेक्ट नहीं करती आरएनए के साथ। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो ट्राइजोल की वो क्या होती है, जो पीएच होता है 10x डाइल्यूशन पे वो अबाउट ट्राइजोल का होता है 4.8 टू 4.9। बॉइलिंग पॉइंट होता है 181.8 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है 40.85 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ट्राइजोल की वो होती है 1.058। फिर यहाँ पे जैसे हम यूज़ करते हैं ग्वानिडियम, तो जो ग्वानिडियम साल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो ट्राइजोल होता है वो बेसिकली सॉल्यूशन होता है फिनोल का और ग्वानिडियम थायोसाइनेट का, जो हमें पता है, जो इंश्योर करता है सिंगल स्टेप आइसोलेशन किसका, आरएनए का, और एक्सट्रैक्शन आरएनए का, ताकि ये जो साल्ट है यहाँ पे जैसे ग्वानिडियम थायोसाइनेट यूज़ कर रहे हैं हम, ये क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट का काम करते हैं जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं हमारे आरएनए का, क्योंकि जो ग्वानिडियम साल्ट होते हैं जैसे कि ग्वानिडियम थायोसाइनाइट या फिर हम ग्वानिडियम हाइड्रोक्लोराइड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं सेल को डिस्टर्ब कर देते हैं और उनके जो कंपोनेंट होते हैं उनको क्या कर देते हैं सोल्यूबलाइज कर देते हैं, और जो एंडोजीनियस आरएनएस प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करते हैं ये डीनेचर कर देते हैं। दीज आर क्योट्रोपिक एजेंट। ये क्या है हमारे जो ग्वानिडियम थायोसाइनाइड या ग्वानिडियम हाइड्रोक्लोराइड जो हम यूज़ करेंगे, ये क्या है क्योट्रोपिक एजेंट। क्योट्रोपिक एजेंट जो क्या करते हैं हमारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं 3D स्ट्रक्चर को। 3D स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का। तो उस जो ये साल्ट हैं ये फिर प्रोटीन्स को रेंडमली कोलाइड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होता है इनको डीनेचर करने के लिए और क्लियर आउट करने के लिए हमारे आरएनए सॉल्यूशन से। तो ये जो हमारा मेनली हम इसको यूज़ करते हैं, जो ग्वानिडियम क्लोराइड है वो पहली बार जो यूज़ किया गया था वो आरएनए को ही एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया गया था, क्योंकि जो ग्वानिडीनियम जो क्लोराइड होता है हमारा, जो ग्वानिडियम क्लोराइड हम यहाँ पे एज ए साल्ट यूज़ करते हैं वो आरएनएस को इनहिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं, आरएनएस और राइबोन्यूक्लियस के लिए इनहिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं, पर ये आरएनए को डीनेचर नहीं करता है, ठीक है। पर जैसे अगर हम पेनक्रियाज वगैरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आरएनएस को, उस टाइम पे ये ज़्यादा पावरफुल सोल्ट नहीं होता जो हमारा ग्वानिडियम क्लोराइड है, उस टाइम पे ये आरएनएस को पूरी तरह से डीनेचर नहीं कर पाता। और जो ग्वानिडियम थायोसाइनेट है वो एक स्ट्रॉन्ग हमारा क्योट्रोपिक एजेंट है, और जिसमें बहुत सारे एक्टिव एनायन प्रेजेंट होते हैं, और कैटायन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये क्या करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होते हैं किसी भी डिटर्जेंट की जो यूज़ किया जाता है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है ट्राइजोल के बाद ये फॉलो किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू अंडर एसिडिक कंडीशन। टोटल आरएनए हमारा जो एक्वस फेज में रह जाता है और जो डीएनए प्रोटीन है वो हमारा इंटरफेज और लोअर ऑर्गेनिक फेज में रह जाता है। टोटल आरएनए फिर हम रिकवर कर देते हैं प्रेसिपिटेशन करके प्रोसेस विद आइसोप्रोपेनॉल, और आरएनए जो है वो डाइथाइल पायरोकार्बोनेट की को यूज़ करके, जो कि DEPC है, उसका यूज़ करके हम आरएनए को इनएक्टिवेट कर देते हैं और इनहिबिट कर देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डाइइथाइल पायरोकार्बोनेट की, तो ये क्या है हमारा आरएनएस का इनहिबिटर है। तो आरएनएस जो होता है वो पावरफुल होता है डिग्रेड करने के लिए आरएनए किसी भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के टाइम पे। तो ये बहुत ही नेसेसरी स्टेप होता है कि हम आरएनएस को इनहिबिट करने के लिए कुछ इनहिबिटर का यूज़ करें। तो यहाँ पे तो हम इनहिबिटर यूज़ करें डाइइथाइल पायरोकार्बोनेट, और हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे वेनाडाइल राइबो न्यूक्लियोसाइड
राइबोन्यूक्लियोसाइड कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन इनहिबिटर ऑफ आरएनएस, अदर प्रोटीन इनहिबिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा डाईइथाइल पायरोकार्बोनेट क्या होता है, ये हाई एल्काइलेटिंग एजेंट होता है जो इनहिबिट करने के लिए यूज़ किया जाता है आरएनएस को बफर और ग्लासवेयर में। ये मोलिकुलर क्लोनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है जब हम इनएक्टिवेट करते हैं मिनट अमाउंट में आरएनएस को, जो कंटामिनेट कर सकते हैं हमारे सॉल्यूशन को, ग्लासवेयर को या प्लास्टिक को, जो भी हम आरएनए एक्सट्रैक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो जो डीईपीसी जो हमारा है, डाई इथाइल पायरोकार्बोनेट जो हमारा है, ये हाईली एक्टिव होता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है एक्टिव साइट को आरएनएस की बाय इथोक्सी फॉर्माइलेशन ऑफ हिस्टिडाइल ग्रुप, बाय इथोक्सी formylation of histidyl ग्रुप। जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो जो ये डीईपीसी होता है, ये हाइड्रोलाइज करता है हाइड्रोलाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, और जो इसकी हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, अबाउट 20 मिनट फॉस्फेट बफर में, उस फॉस्फेट बफर में जिसका पीएच कितना होता है 6, एंड 10 मिनट होती है इसकी हाफ लाइफ जब पीएच कितना होता है 7। तो ये जो प्रोसेस है ग्रेटली एसिलेट की जाती है बफर की प्रेजेंस में, लाइक ट्रिस हो गया, अदर अमाइन होंगे। दैट इज़ वाई जो डीईपीसी है, डाईइथाइल पायरोकार्बोनेट है, ये यूज़ किया जाता है सोल्यूशन में जो क्या कंसिस्ट करते हैं, बफर्स। तो ये जो डीईपीसी है ये फ्री होता है न्यूक्लियोफाइल से फ्री होता है और हाईली स्टेबल होता है, बट मिनट अमाउंट ऑफ दीज सॉल्वेंट्स कैन केस कन्वर्जन ऑफ डीईपीसी टू डाईइथाइल कार्बोनेट। और DPC should be protected against moisture so that it should be stored in dry condition and bottle should be at ambient temperature before opening the bottle। जो प्योरीफाइड होता है, इसलिए हमें जो ये DPC है उसको हैंडल करने के लिए टेम्परेचर का और ड्राई कंडीशन का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। पर जो ये प्योरीफाई किया जाता है वाटर के थ्रू बाय मॉडर्न रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें फ्री कर देता है ये आरएनए से और पूरली मेंटेन करता है सिस्टम को। वो अगर पुअरली मेंटेन सिस्टम है तो वो क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है माइक्रोबायल कंटामिनेशन के थ्रू। ऐसे केस में हम एडवाइस करते हैं कि हम DEPC को यूज़ करें जो वाटर से ट्रीट किया गया है, और यहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट होगी वो कितनी होगी, 0.1% DEPC होगी फॉर 1 आवर एट 37 डिग्री, और फिर उसको ऑटो क्ले करेंगे 15 मिनट के लिए। तो ये तो था कि भाई ये DEPC को हम क्यों यूज़ करते हैं, पर व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ DEPC। ये डिग्रेड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इथेनॉल में, जो इंक्रीज़ कर सकते हैं हमारी क्या, आयनिक कंसंट्रेशन अनबफर्ड सॉल्यूशन की। जिसमें हम बफर सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें मेंटेन हो जाएगी, पर अनबफर्ड सॉल्यूशन में आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या कर देता है, कार्बोक्सी मिथाइलेशन कर देता है। क्या कर देता है, कार्बोक्सी मिथाइलेशन कर देता है ये अनपेयर्ड एडेनिन रेजिड्यू की। एडेनिन रेजिड्यू क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन ग्रुप न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, किसमें, आरएनए में, उसकी क्या कर देता है, कार्बोक्सी मिथाइलेशन। तो mRNA जो है वो एक्सपोज होता है DEPC से, तो वो ट्रांसलेट करेगा रिड्यूस्ड एफिशिएंसी के थ्रू विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम में। So what are the material that is required to extract RNA from whole bacterial cells। तो यहाँ पे बैक्टीरियल कल्चर चाहिए हमें, उससे निकाल रहे हैं ट्राइजोल चाहिए, क्लोरोफॉर्म चाहिए, आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन, TAE बफर एंड 70% इथेनॉल। लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ RNA एक्सट्रैक्शन। पहले हम क्या करेंगे, अपना 800 माइक्रोलीटर का बैक्टीरियल कल्चर लेंगे फ्रेश एपेंडोर्फ में, फिर उसमें ऐड करेंगे 160 माइक्रोलीटर ट्राइजोल सॉल्यूशन, जो हमारे कल्चर वॉल्यूम होगा 1/5 पार्ट होगा, क्योंकि हमारे 800 माइक्रोलीटर है तो उसमें हम 160 ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन जब मिक्सड करा जाएगा पिपेट के थ्रू सेवरल टाइम्स, उसके बाद वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, फिर हम उसमें ऐड करेंगे 32 माइक्रोलीटर क्लोरोफॉर्म, जो कि हमारे ट्राइजोल मिक्सचर का 1/5 होगा। देखो हमने सबसे पहले बैक्टीरियल कल्चर लिया जिसमें 800 माइक्रोलीटर, उसका 1/5 हम लेंगे हम यहाँ पे ट्राइजोल, और उस ट्राइजोल जितना लेंगे उसका 1/5 लेंगे हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। फिर उसके बाद जब ये मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा तो उसको 2 to 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे 12,000 RPM में, रोटेशन पर मिनट फॉर 15 मिनट एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हम
प्रोटीनेज भी यूज़ कर रहे हैं और हमारा आरएनए है यहाँ पे, तो हमें एक टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि वो भी डिनेचर हो सकता है। तो यहाँ पे फिर ट्रांसफ़र करेंगे एक्सफेस फेज जो है उसको एक न्यू ट्यूब में और इक्वल वॉल्यूम आइसोप्रोपेनॉल का यूज़ करेंगे ताकि हम प्रेसिपिटेट आउट कर सकें अपने आरएनए को। आइसोप्रोपेनॉल फिनोल का यूज़ हम प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम 10,000 आरपीएम पे हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूज़ कर रहे हैं वो हम लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं। फिर डिस्कार्ड करेंगे हम सुपरनेटेंट और रिसस्पेंड करेंगे पैलेट को 70% इथेनॉल में। इथेनॉल क्या कर रहा है, वॉशिंग कर रहा है। दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10,000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए 10 डिग्री सेल्सियस के। फिर सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, एयर ड्राई करेंगे पैलेट को 37 डिग्री सेल्सियस पे 10 to 15 मिनट के लिए। फिर दोबारा से रिसस्पेंड करेंगे उसको टी बफर में। फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे आरएनए सैंपल की क्वांटिटी एंड क्वालिटी। Let's talk about another example of extraction of RNA from animal cell और टिश्यू। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से मटेरियल और रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें ट्राइजोल रिएजेंट चाहिए और क्लोरोफॉर्म चाहिए और इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए, फ्यूम हुड चाहिए। फ्यूम हुड हमारा एयर प्योरीफिकेशन करता है। वोर्टेक्सर हमारा जो जो पैलेट सोल्यूशन होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको मिक्स करता है। माइक्रोपिपेट हमें पता है वो हमें बहुत ही कम क्वांटिटी का जब सोल्यूशन मिक्स करना पड़ता है, जैसे 0.5 माइक्रो लीटर जब हमें ऐड करना पड़ता है तब हम यूज़ करते हैं पिपेट को। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का यूज़ करना होता है हमें, तब हम उसको माइक्रो पिपेट का यूज़ करते हैं ताकि प्रिसाइज हमारी हो उसके यहाँ पे मेजरिंग। फिर हम चिल्ड माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज़ करेंगे जो कि कम टेम्परेचर पे सेंट्रीफ्यूगेशन करता है। पैलेट पेस्टल जो होमोजेनाइजर होता है वो क्या करता है, होमोजेनाइज करता है पैलेट्स को, और ये कहें तो रीसस्पेंड करता है प्रेसिपिटेट्स को। प्रेसिपिटेट जैसे प्रोटीन के प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, डीएनए पैलेट के जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं उनको ये रीसस्पेंड करता है। नाउ कम ऑन द प्रोसीजर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना वर्क स्टेशन जो है, हमारी लैब जो है, हमें बेंच स्टोव वगैरह पिपेट सॉफ्ट वगैरह वो सब क्लीन करने पड़ेंगे। उसके बाद हम सरफेस डीकंटामिनेट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आरएनए यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक जगह पे हमारी पिपेट जो यूज़ करें उस पर भी आरएनए प्रेजेंट हो सकता है, हमारी फिंगर टिप्स पे भी प्रेजेंट हो सकता है। जो भी हम यहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उस पर भी आरएनए प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए हमें सबको क्या करना पड़ेगा, डीकंटामिनेट करना पड़ेगा। चिल द माइक्रो सेंट्रीफ्यूज टू 4 डिग्री सेल्सियस। फिर होमोजेनाइज करेंगे फ्रेश टिश्यू को, जो है हम एनिमल टिश्यू और सेल कल्चर ले रहे हैं उसको होमोजेनाइज करेंगे। फिर फ्रेश टिश्यू हम प्रेफर करेंगे ऑप्टिमल आरएनए के आइसोलेशन के और एक्सट्रैक्शन के लिए। टिश्यू यहाँ पे सबमर्ज किया जाएगा आरएनए जो स्टेबलाइजेशन रिएजेंट है, जो हमारा क्या करेगा, जब डाइसेक्शन करते हैं हम सेल्स का और टिश्यू का आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके बाद ही इमीडिएटली हम उसको आरएनए स्टेबलाइजिंग रिएजेंट को ऐड करेंगे और स्टोर करेंगे उस मिक्सचर को -80 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हम 1 ml अपना ट्राइजोल रिएजेंट ऐड करेंगे जो कि हमारा पर 100 mg होगा, किसके, फ्रेश टिश्यू के। मतलब कि अगर हम 100 माइक्रोग्राम टिश्यू ले रहे हैं तो 1 ml डालेंगे, 200 माइक्रोग्राम ले रहे हैं तो 2 ml ट्राइजोल यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर आइस यूज़ करेंगे स्टेरिलाइज करने के लिए स्कैपल्स को, और फिर होमोजेनाइज करेंगे स्टेरिलाइज पैलेट पेस्टल प्रोब्स को। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे सेल्स को जो सस्पेंशन में ग्रो कर रही हैं एट अबाउट 300 पर ग्राम इन 4-5 मिनट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमारा 15 to 25 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड डिस्कार्ड कर देंगे सुपरनेटेंट और रिमूव द कल्चर मीडियम फ्रॉम सेल ग्रो इन मोनोलेयर। फिर हम 1 ml ट्राइजोल रिएजेंट ऐड करेंगे 1 × 10⁻⁴ पर 7 सेल्स टू सेल पैलेट। मीन्स इतनी सेल होंगी तो उसमें हम 1 ml डालेंगे, और 10⁻14 सेल्स होंगी तो उसमें 2 ml हम अपना डालेंगे सेल पैलेट में। फिर उसको कल्चर डिश में कल्चर करेंगे, और फिर जब मोनोलेयर कंसिस्ट फॉर्म हो जाएगी कल्चर प्लेट पे तो हम उसको रीसस्पेंड करेंगे लाइसिस करने के लिए एक स्टेरिलाइज ट्यूब में। फिर उसको डिस्पोज करेंगे 1 ml पिपेट टिप के थ्रू। फिर ट्रांसफ़र करेंगे टिश्यू, और जो हमने सेल लाइसिस आउट की है जिससे हमें अपना आरएनए एक्सट्रैक्ट करना है उसको 2 ml सिलिकॉनाइज्ड लो रिटेंशन ट्यूब में हम उसको ऐड करेंगे और डालेंगे। फिर उसके बाद उस सैंपल को हम स्टेराइड ट्यूब से ट्रांसफ़र करेंगे और डिस्पोज करेंगे 21 ग्राम नीडल 10 टाइम्स। इन डूइंग सो हाई मोलिकुलर वेट सेलुलर जो कंपोनेंट होंगे डीएनए के वो फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे, ताकि जो प्रेजेंस है डीएनए की वो एक्वस फेज में क्या हो, कम हो। तो हम उसके बाद दोबारा से होमोजेनाइज करेंगे इसको, अपनी सेल्स को रूम टेम्परेचर पे 15 to 25 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए, ताकि हम कंप्लीट डिसोशिएशन कर सकें न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि हमें पता है आरएनए के साथ
बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे बाउंड स्टेट में होते हैं। फिर दोबारा से होमोजेनाइज करेंगे 3 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर अबाउट 15 to 25 मिनट्स। Then we will centrifuge the homogenized cell at 12,000 जी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल को शो कर रहा है फॉर 50 मिनट एट 4 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा तो सेंट्रीफ्यूज जो है उसको रूम टेम्परेचर पे हीट करेंगे 15 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। फिर ट्रांसफ़र करेंगे एक्वस जो हमारी फेज़ होगी एक्वस फेज़ अबाउट 600 माइक्रोलीटर की न्यू 1.5 ml RNA फ्री ट्यूब में, ताकि हमारा RNA डिग्रेड ना हो। और यहाँ पे जो एक्वस फेज़ होगी उसमें क्या होगा हमारा RNA, और ऑर्गेनिक फेज़ में क्या होता है हमारे कंटामिनेंट लाइक DNA प्रोटीन एक्सेट्रा। तो एक्वस फेज में हमारा 600 माइक्रोलीटर क्या है RNA, उसको हम न्यू 1.5 ml की RNA फ्री ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए अल्कोहल ऐड करेंगे। यहाँ पे प्रेसिपिटेट करेंगे RNA को एक्वस फेज से मिक्स करके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, और 0.5 ml आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये ऐड करेंगे हम पर 1 ml ऑफ ट्राइजोल। अगर हम यहाँ पे 100 माइक्रोग्राम टिश्यू ले रहे थे तो 1 ml ट्राइजोल ले रहे थे। तो अगर 1 ml हमारा ट्राइजोल रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं तो 0.5 ml हम आइसोप्रोपाइल यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है ट्राइजोल रिएजेंट पे। और ट्राइजोल रिएजेंट की जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है कितने ग्राम हम यहाँ पे माइक्रोग्राम हम अपना टिश्यू ले रहे हैं। तो ये इनिशियल होमोजेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। फिर इसको इंक्यूबेट करेंगे सैंपल को 15 to 30 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे मोर देन 12,000 पर ग्रेविटेशनल पुल फॉर 10 मिनट एट 2 to 4 डिग्री सेल्सियस। फिर सुपरनेटेंट को कम्प्लीटली रिमूव करेंगे, वॉश करेंगे RNA पैलेट को एक बार 75% इथेनॉल में। फिर ऐड करेंगे एटलीस्ट 1 ml ऑफ 75% इथेनॉल पर ml ऑफ ट्राइजोल रिएजेंट। जो हमने जो ट्राइजोल रिएजेंट स्टार्टिंग में सेल को होमोजेनाइज करने के लिए यूज़ किया था उस जितनी क्वांटिटी हम दोबारा से ऐड करेंगे इथेनॉल की अपने वॉशिंग करने के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मिक्स करेंगे सैंपल वोर्टेक्स के थ्रू, ताकि वो रिसस्पेंड करके उसको जो हमारा स्मॉल पैलेट वायल्स होती हैं, जो स्मॉल वायल्स होती हैं उसमें स्मॉल सैंपल जो होता है उसको मिक्स करने के लिए वोर्टेक्स यूज़ किया जाता है। तो मिक्स करेंगे वोर्टेक्सिंग के थ्रू और सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट नो मोर देन 7,500 पर ग्रेविटेशनल पुल फॉर 5 मिनट एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसको रिपीट करेंगे, फिर एयर ड्राई करेंगे, वैक्यूम ड्राई करेंगे RNA पैलेट को 5 to 10 मिनट के लिए। फिर RNA को हम DEPC में डिसोल्व कर देंगे जो कि वाटर ट्रीटेड होगा बाय पासिंग सॉल्यूशन ए फ्यू टाइम्स थ्रू ए पिपेट टिप। फिर इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस के लिए रख देंगे, ताकि हम ये देख सकें कि उसमें RNA की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है और कितना प्योरीफाइड हमारा RNA प्रेजेंट है। हमारा रिजल्ट क्या होगा, एक जेल लाइक पैलेट फॉर्म होगी साइड में और बॉटम में ट्यूब की। जब हम RNA प्रेसिपिटेशन करेंगे और जब हम उसका चेक करेंगे कि कितनी जो ऑब्जर्वेशन हो रही है, और जब हम उसका OD लेंगे तो वो 260 नैनोमीटर पे लेंगे या 280 नैनोमीटर पे लेंगे। और हमारा जो रेशो है 260 to 280 नैनोमीटर पर कितनी एब्जॉर्बेशन हो रही है RNA के थ्रू, उसका रेशो हमारा 1.6 आना चाहिए या 1.8 आना चाहिए। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो हमारा RNA जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वो प्योरीफाइड RNA है। So this was the method that we commonly used to extract RNA, and it is different from DNA because in this we use DEPC and trizole. So if you like my video then please thumbs up, and if you are not my subscriber then subscribe to my channel and support me, and if you have any query then write in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.